हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। देखिए, आज जो टॉपिक है अपने पास में समुच्चय यानी समुच्चय सिद्धांत सेट टॉपिक लेके चल रहे हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे। आज इसकी दूसरी क्लास है आपके पास। इसकी पहली क्लास मैं एक करवा चुका हूं, जिन्होंने नहीं देखी है वो एक बार आप ज़रूर देख लें उसको, जिसमें सेट से रिलेटेड बेसिक प्रॉपर्टीज़ और बेसिक डेफिनेशंस में करवा चुका हूं। और इसके अलावा जो एक क्लास और हो चुकी है सेट से रिलेटेड, जिसमें पिछले 10 सालों के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन है 10 सालों के आपके फर्स्ट ग्रेड में, सेकेंड ग्रेड में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, इसके अलावा DSSB में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, केवी में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो सब मैं कवर कर चुका हूं। इसका पहले से एक वीडियो मैंने बना दिया है, तो आप ज़रूर जाके उसको देखें, उसको रिव्यू करें। उससे आपको ये भी पता चलेगा कि पिछले सालों में कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, उनका स्टैंडर्ड क्या है, उनका लेवल क्या है। उससे आपको आने वाली जो प्रिपरेशन है, आने वाली एग्जाम्स की जो प्रिपरेशन है, उसमें काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आज का जो टॉपिक शुरू करते हैं, और सेट की ये दूसरी क्लास होने वाली है। इसमें सेट को हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। आज सेट से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है उन सबको हम कवर कर लेंगे। और आज इससे रिलेटेड जो संक्रियाएं हैं, जो ऑपरेशंस हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, वो आज हम कवर करने वाले हैं। चलिए देखिए, शुरू करते हैं फिर। आज की जो क्लास है इसमें आप सबसे पहले जो टॉपिक ले रहे हैं वो है आपका सबसेट। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है सबसेट। क्या होता है? उपसमुच्चय। इसको हम कवर करते हुए चल रहे हैं। देखिए, एक समुच्चय ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय कहलाता है यदि ए के सभी अवयव बी में हो। यानी इसको संकेत हम कैसे दिखाएंगे? इस तरह से इसका संकेत होगा दिखाने का, सी जैसा लिखेंगे हम इसको, और इसे इस तरह से हम पढ़ेंगे कि ए जो है वो उपसमुच्चय है बी का। ऐसे हम पढ़ेंगे, यानी ये ऐसे पढ़ा जाएगा कि ए इज द सबसेट ऑफ बी। देखो, इसको एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि जैसे मेरे पास में एक एग्जाम्पल है। ए एक सेट है जिसके एलिमेंट है इस तरह से आपके पास 1 2 3 4, और एक सेट बी है जिसके एलिमेंट्स हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप देखिए कि ए के जो सारे एलिमेंट है वो बी में ऐसे कैसे उपस्थित हैं, इसलिए ये क्या कहलाएगा? ए इज द सबसेट ऑफ बी। इसको हम कैसे पढ़ेंगे कि ए बी का सबसेट है। ठीक है, इसको हम इस तरह से हम पढ़ सकते हैं। और इसका एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे एक P एक समुच्चय है मेरे पास में, एक सेट है जिसके एलिमेंट हैं A B और C। एक Q सेट है जिसके एलिमेंट हैं इस तरह से A B C D E F। तो आप देखेंगे कि A B और C तीनों अवयव जो हैं, तीनों एलिमेंट Q में उपस्थित हैं, A B और C। तो इसको इस तरह से पढ़ा जाएगा कि P इज द सबसेट ऑफ Q, यानी P जो है वो Q का सबसेट है। देखो, जिस तरह से आपकी एक स्कूल होती है वो एक सेट है, और आपकी जो क्लासें होती है स्कूल के अंदर, चाहे वो पहली क्लास है, दूसरी क्लास है, इसी तरह से 12th क्लास, वो सारी की सारी क्लास जो है वो आपकी स्कूल का क्या होती है? सबसेट होती है। क्योंकि स्कूल क्लास के जो स्टूडेंट है वो स्कूल के भी स्टूडेंट है, बिल्कुल इसी तरह से। तो इस तरह से हम इसको उदाहरण से समझ सकते हैं। बहुत आसान है, आराम से समझ में आ गया होगा। इसमें एक प्रॉपर्टी है जिसको आप समझ के चलिए, बहुत आसान है कि अगर देखो ए के सारे अवयव, ये तो आपको समझ आ गया होगा कि अगर ए के सारे अवयव बी में उपस्थित हैं तो ए जो है वो बी का क्या कहलाएगा? सबसेट कहलाएगा। तो इसके बहुत सारे उदाहरण हम ले सकते हैं। जैसे मैंने क्लास का एक उदाहरण लिया, जैसे एक परिवार का उदाहरण ले सकते हैं कि भाई एक परिवार है आपके पास में, और एक परिवार का मान लो एक दादाजी है, ठीक है, और उनके मान लो 4 बच्चे हैं 4 बच्चे हैं, और इन चारों बच्चे एक साथ ही रह रहे हैं, एक परिवार में रह रहे हैं पूरा। तो ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा? एक सेट कहलाएगा। अगर मान लीजिए किसी एक बच्चे की शादी हो गई और वो जो है अलग परिवार बना लेता है, अलग अपने बीवी और बच्चों को साथ अलग रहने लग जाता है, तो वो अपने आप में क्या हो जाएगा? एक सेट हो जाएगा। तो वो अलग रह रहा है, तो ये इस पूरे सेट का क्या कहलाएगा? सबसेट भी कहलाएगा। यानी इस पूरे सेट का क्या कहलाएगा? ये एक सबसेट भी कहलाएगा, क्योंकि ये इसी का एक भाग है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। अब यहाँ पर एक समझने वाली जो प्रॉपर्टी है उसको मैं बता रहा हूँ, वो समझिए कि यदि एफ ए अगर एक सबसेट है बी का, ए अगर बी का सबसेट है, इसको ऐसे समझते हैं, कलर में चेंज कर लेता हूँ थोड़ा समझ में आ जाए अच्छे से, कि मान लीजिए ए जो है वो बी का सबसेट है। एक ए सेट है जो बी का सबसेट है, और यदि B जो है वो A भी A का सबसेट है, यानी A B का सबसेट हो गया और B A का सबसेट हो गया, तो ये तभी पॉसिबल होगा यदि और केवल यदि, इफ एंड ओनली इफ A इज इक्वल टू B। ये तभी पॉसिबल होगा, ये प्रॉपर्टी याद रखना, इफ एंड ओनली इफ।
ये तभी संभव होगा जब A जो है वो B का सबसेट है और B A का सबसेट है, तो A जो है और B दोनों बराबर होंगे यदि और केवल यदि। ये समझ लेना भाई, ये कई बार आया हुआ है MCQ में, समझने वाली चीज़ है, आसान सी बात है। ओके चलिए, आई थिंक समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेते चले साथ में, और अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो वेल एंड गुड है, नोट्स साथ बनाते चले। एक रफ नोटबुक ले लें या एक फेयर नोटबुक ले लें और उसमें साथ में नोट्स बनाते चलेंगे तो बहुत फायदा होगा आपको। साथ साथ लिखते चलेंगे तो याद होती चलेंगी चीजें। साथ में चीजें याद होंगी तो और अच्छे से समझ में आएगा। आगे चलते हैं, देखिए अगला टॉपिक है अपना घात समुच्चय। घात समुच्चय पावर सेट क्या होता है इसको समझेंगे। देखिए एक सेट जो होगा उस सेट के बहुत सारे सबसेट बन सकते हैं। इससे पहले एक टॉपिक हम डिस्कस करते हैं जो हम रिक्त समुच्चय पहले पढ़ चुके हैं। एक नोट लिखाता हूं मैं, वो लिखिए। देखिए सबसे पहले कि एक नोट में एक बात लिखिए कि फाई जो है आपके पास है जिसको हम कहते हैं रिक्त समुच्चय यानी एम्प्टी सेट। रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय जो आपके पास है, फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, यानी हर एक सेट का फाई जो है वो सभी सेट का क्या होगा, उप समुच्चय कहलाएगा। दूसरी बात ये लिखिए आप यहां पर नोट में कि एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। यानी दो बातें याद रखनी है ये कि एक तो फाई जो होगा वो सभी का सबसेट होगा, चाहे वो कोई भी सेट आ जाए, फाई जो है वो सभी का क्या होगा, सबसेट कहलाएगा। ये याद रखना है। दूसरा जो है वो हर एक सेट जो है वो खुद का ही क्या होता है, सबसेट होता है। ये भी याद रखना है। दो बातें याद रखनी है कि एक तो फाई इज द सेट ऑफ एवरी सेट, एक तो ये याद रखना है फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, यानी फाई जो है वो सभी का सबसेट होता है। दूसरी बात ये याद रखनी है कि एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी हर एक सेट जो है वो खुद का भी क्या होता है, सबसेट होता है। ये दो बातें याद रखनी है। अब देखो जब हम पावर सेट पढ़ रहे हैं घात समुच्चय, तो देखो पावर क्या होती है। जब भी कोई सेट हो मेरे पास में, उसके जितने ज्यादा सबसेट बनेंगे वो उतना ही पावरफुल होगा, है ना। जैसे देखो आपके एक कॉलेज में गैंग है और उस कॉलेज में गैंग में जितने ज़्यादा लड़के हैं, जितने ज़्यादा मेंबर हैं, है ना, या लड़कियों की गैंग है, जितनी ज़्यादा लड़कियां हैं उसमें उतनी ही क्या होगी, आपकी पावर होगी। ठीक है, उतनी ही आपकी गैंग पावरफुल होगी। ठीक है, तो वैसे ही क्या होगा यहाँ पर सेट में समझते हैं कि जैसे एक सेट है मेरे पास में, 1 2 और 3 एलिमेंट है इसके, तो इसके कितने सारे पावर सबसेट बन सकते हैं। देखो दो तो फिक्स हो गए, एक तो आपके पास फाई और एक ये खुद। अब इसके अलावा कितने सारे सबसेट बन सकते हैं इसके, जैसे एक तो फिक्स हो गया कि भैया फाई होगा, फिर उसके अलावा जैसे 1 एक बन गया, एक 2 बन गया, एक जैसे मैंने 3 बना दिया, ये भी इसके क्या हो गए, सबसेट हो गए। अब 2 2 वाले बना दिए, जैसे मैंने ये बन गया, एक 2 3 का बन गया सबसेट, एक बन गया 1 3 है, और एक ये क्या बन गया, खुद बन जाएगा 1 2 और 3। तो देखो ये इतने सारे क्या बन गए, इनके सबसेट बन गए। ठीक है, तो यानी इनके 3 एलिमेंट है, 1 2 3, और इसके कितने सबसेट बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बन गए टोटल। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, पावर सेट कहते हैं। इसको PA से डिनोट करेंगे, और ये सारे के सारे जो है वो हम इस तरह से बड़े ब्रैकेट में लिख देंगे, इस तरह से। इसी को हम क्या कहेंगे, यानी जो आपके पास में कलेक्शन आपने कर लिया सबसेट्स का, जितने पावर सेट, जितने संभव सेट सबसेट बन सकते हैं एक सेट के, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, पावर सेट कहलाएंगे। ठीक है, उन सबको हम इस तरह से लिख देंगे, ये पावर सेट कहलाएंगे। ठीक है, अब नंबर ऑफ पावर सेट क्या होता है वो भी देखते चलते हैं साथ में, कि नंबर ऑफ पावर सेट क्या होता है, कि इसको हम NPA से लिखते हैं, NPA, और इसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। n का मतलब होता है यहाँ पर आपके पास में नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी जो आपके पास में अवयवों की संख्या। अब इसमें अवयव कितने थे भाई, 1 2 और 3 अवयव थे, तो 2 की पावर 3 बराबर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो यहाँ देखो आपके पास में जो सबसेट आए हैं वो भी कितने आए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से 8 आ गए। तो जितने आपके पास में यहाँ पर
जितने आपके पास में सबसेट बन गए, ये सारे के सारे क्या बने हैं आपके पास में सबसेट्स, जो जितने सबसेट्स बन जाएंगे वो क्या कहलाएंगे, पावर सेट कहलाएंगे। और इसका जो नंबर ऑफ पावर सेट होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, एन पी ए और 2 की पावर n। 2 की पावर n का मतलब यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, अवयवों की संख्या है। तो जितने अवयव हैं एक सेट के अंदर वो पावर में लगा दो और उतने ही आपके पास में क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ पावर सेट या नंबर ऑफ सेट्स इन पावर सेट आ जाएगा। तो यहाँ आप देखो कि मैंने ये लिख रखा है यहाँ पर कि जैसे x में अगर n एलिमेंट हैं तो पावर सेट में क्या आ जाएगा, 2 की पावर n हो जाएगा। और पावर सेट का पावर सेट निकालोगे तो उसका फॉर्मूला ये रहेगा, ये भी याद रख लेना है साथ में कि अगर पावर सेट का पावर सेट निकालें तो उसका सूत्र क्या बनेगा, 2 की पावर n ये बनेगा। तो ये भी याद रख लेना है भाई अच्छे से, आसान सी बात है, इसको भी हमें समझ के चलना है। एक और उदाहरण ले लेते हैं, चलो मैं इसको एक बार इतना ही छोड़ रहा था कि भी अगला टॉपिक कर लें, पर अब मुझे लगता है कि इसका एक उदाहरण और ले लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए देखो इसका एक उदाहरण और ले लेते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे एक उदाहरण लेता हूँ मैं एक और, कि मेरे पास में जैसे एक सेट है A और उसके एलिमेंट है मेरे पास में यहाँ पर A B और C। तो अब मुझे बता दो इसके सबसेट्स कितने बनेंगे। पावर सेट क्या बनेगा, PA। पावर सेट क्या बनेगा, फाई तो फिक्स है वो लिख लेते हैं पहले, फिर उसके बाद में A आ जाएगा, फिर उसके बाद में B आ जाएगा, फिर उसके बाद में C आ जाएगा, फिर उसके बाद में AB आ जाएगा 2, फिर उसके बाद में इस तरह से BC आ जाएगा, फिर उसके बाद में क्या आ जाएगा यहाँ पर AC आ जाएगा, और फिर उसके बाद में अगला कौन सा आ जाएगा, खुद ही आ जाएगा। तो 2 तो फिक्स हो गए कि भाई 1-2 तो हमेशा फिक्स ही रहेंगे आपके, कि एक तो फाई और एक खुद स्वयं, 2 तो फिक्स रहेंगे। बाकी आप जैसे 1-1 के बना दिए पहले, फिर 2-2 के बना दो, 3-4 है तो 3-3 के बन जाएंगे, 4-4 के भी बन जाएंगे। अब नंबर ऑफ पावर सेट क्या आ जाएगा यहाँ पर, नंबर ऑफ पावर सेट 2 की पावर 3, क्योंकि 3 ही एलिमेंट हैं यहाँ पर, 3 अवयव हैं तो 8 आ जाएगा। ठीक है, अब एक और मैं आपको दे रहा हूँ उदाहरण, ये आप खुद करना घर और मुझे कमेंट में बताना अगर आपने कर लिया हो तो। 1 -1 0 और 1 ये करना। और एक और उदाहरण दे रहा हूँ मैं, 2 उदाहरण दे रहा हूँ जो आपको खुद करने हैं और मुझे कमेंट करके बताना कि हाँ सर हमने कर लिया है। एक आपको करना है इस तरह से 2 1 2 1 3 और 5, इसका भी आपको इन दोनों के क्या करने हैं, पावर सेट बनाने हैं। एक तो P आपको बनाना है यहाँ पर, PPA बनाना है, PP और PP बना देना एक तो, और एक बना देना यहाँ पर PQ बना देना। ठीक है, और इसके नंबर ऑफ एलिमेंट भी निकाल देना, इसके 2 की पावर 3 और इसके 2 की पावर 4 आ जाएंगे। ठीक है, चलिए ये आप करोगे, आगे वाला देखते हैं। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। किसी को कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे वाला टॉपिक देखते हैं। देखो आगे वाला टॉपिक है अपना सार्वत्रिक समुच्चय या यूनिवर्सल सेट इसको कहते हैं। यूनिवर्सल सेट क्या होता है इसको समझिए। देखो नाम से ही पता चल रहा है यूनिवर्सल यानी सबसे बड़ा सेट। सबसे बड़ा जो सेट होगा इसको हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट कहते हैं। जो सबसे बड़ा सेट होता है इसको हमेशा यू से व्यक्त करेंगे, कैपिटल यू से। और जैसे मेरे पास में है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये एक मान लो सबसे बड़ा सेट है। और इसके अंदर होंगे जितने भी सेट होंगे, जैसे मान लो ये आ गया 2 4 6 8, एक सेट भी आ गया इसके अंदर, मान लो जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 7 इस तरह से। तो ये दोनों सेट क्या आ गए इसके अंदर होंगे। जैसे आपका यूनिवर्स होता है ना, यूनिवर्स होता है, यूनिवर्स के अंदर देखो अपने पास क्या होता है, यूनिवर्सल सेट या यूनिवर्स जिसको हम कहते हैं। जैसे यूनिवर्स है अपना, उसके अंदर अपने सारे के सारे जो प्लेनेट हैं, ग्रह हैं, उसके अंदर पृथ्वी है समझे, और फिर उसके बाद में मंगल ग्रह हैं, उसके बाद बृहस्पति है, जुपिटर है, सैटर्न है और मार्स है, सबके सब ग्रह हैं। इसके अलावा जो और धूमकेतु वगैरह सारी चीज़ें आ जाती है, तो वो सबसे बड़ा सेट क्या कहलाता है, यूनिवर्सल सेट कहलाता है। जैसे आपकी स्कूल है, अब इस स्कूल के अंदर सारी क्लासें आ गई, जैसे केजी से लेके 1 2 3 और 12 तक सारी क्लासें आ गई, तो ये भी अपने आप में सेट है और ये सबसे बड़ा सेट है। तो ये क्या कहलाता है, यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। ठीक है, अब यूनिवर्सल सेट का वेन डायग्राम देखते हैं। तो यूनिवर्सल सेट का वेन डायग्राम हमेशा एक आयत के रूप में दर्शाएंगे। इसके कोने में यू लिख सकते हो, लिखना चाहो तो नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और इसके अलावा
जो आपके पास में यूनिवर्सल सेट है, और इसके अंदर जो सेट लिखेंगे वो हमेशा हम इस तरह से वर्त से दर्शाएंगे, सर्कल से दर्शाएंगे। जैसे ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो ए के अंदर कौन कौन से अवयव आ रहे हैं वो लिख दो, जो कॉमन है वो बीच में लिख दो, 2 जैसे इसमें आ गया। फिर उसके बाद में यहाँ पर लिख दो बाकी जो बचे हुए हैं 4, 6, 8, इसमें लिख दो 1, 3, 4, 5, 7, बाकी जो शेष बच गए वो बाहर लिख दो। जैसे इसमें 9 आ गया, 10 आ गया, ये बाहर आ गए। तो ये एक तरह से क्या बन गया, यूनिवर्सल सेट आ गया। यूनिवर्सल सेट को हमेशा हम आयत से, रेक्टेंगल से दर्शाएंगे। इसको हमेशा रेक्टेंगल से शो करेंगे, आयत से शो करेंगे, ये ध्यान रखना है। और अन्य जो समुच्चय होंगे, अन्य जो सेट होंगे, उनको हम किससे शो करेंगे, सर्कल से व्यक्त करेंगे। अब आगे वाला टॉपिक भी यही है, देखो अपना वेन डायग्राम, जिसको हम एलर डायग्राम भी कहते हैं या वेन डायग्राम भी हम इसको कहते हैं। तो इसको समझिए कि वेन डायग्राम में यूनिवर्सल सेट को किससे व्यक्त करेंगे, यूनिवर्सल सेट को किससे व्यक्त करेंगे, हमेशा यूनिवर्सल सेट को आप हमेशा एक आयत से व्यक्त करोगे। इसके अलावा फिर जैसे ये एक समुच्चय है ए, एक समुच्चय है बी, ठीक है, बी के अंदर एक समुच्चय ए है। इसका मतलब क्या हो गया, आप ध्यान से देखोगे तो इसका मतलब आपको पता चल रहा है कि ए क्या है, सबसेट है बी का, क्योंकि बी बड़ा सेट है और बी के अंदर उपस्थित है ए, तो इसका मतलब ए जो है वो बी का सबसेट होगा यहाँ पर। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। बहुत आसान चीज़ें हैं और आसानी से इनको समझना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, ज़्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। आगे वाला टॉपिक देखते हैं। अब यहाँ से जो टॉपिक शुरू हो रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इनको समझ के चलना है। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको आपको बहुत सावधानी से समझ के चलना है, क्योंकि क्वेश्चन जो आएंगे वो यहीं से आएंगे। अब देखो, समुच्चयों की संक्रिया, ऑपरेशन ऑन सेट। इसमें पहला ऑपरेशन जो आता है आपके पास में, 4 तरह के ऑपरेशन है, जिसमें पहला ऑपरेशन हम पढ़ने वाले हैं जिसमें है समुच्चयों का संघ, यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स को यू से व्यक्त करेंगे और इसको ऐसे लिखेंगे कि ए यूनियन पी, ऐसे लिखेंगे। जैसे मान लेते हैं, उदाहरण ले लेते हैं एक, कि ए एक समुच्चय है मेरे पास में, जिसके उदाहरण है जो इस तरह से है 1, 2, 3, 4 है। एक बी समुच्चय है जिसके अवयव है मेरे पास में 3, 4, 5, 6 और 7, इस तरह से। तो ए यूनियन बी आपको करना है, यानी दोनों का संघ करना है, दोनों का यूनियन करना है। तो यूनियन का मतलब आप क्या करोगे कि सारे एलिमेंट को इकट्ठा कर लेना है आपको, और रिपीट किसी को करना नहीं है, क्योंकि समुच्चय में कोई भी अवयव एक से अधिक बार नहीं लिखा जाता। तो 3, 4, 5, 6 और 7, इस तरह से हम लिखेंगे इसको, ठीक है। यानी आप कैसे याद रखोगे कि सारे आ जाओ पर रिपीट मत हो, रिपीट नहीं करना है, किसी को भी रिपीट नहीं करना है, रिपीट नहीं करना, ठीक है, किसी को भी रिपीट नहीं करना है आपको, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा, एक बार ही लिखा जाएगा। तो ये कहलाएगा आपका ए यूनियन बी, यानी सारे आ जाओ पर रिपीट मत हो, ठीक है। इसका हम वेन डायग्राम भी समझेंगे, वेन डायग्राम भी देखेंगे। फिर उसके बाद में अगला टॉपिक है अपना, जिसको हम कहते हैं समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, यानी इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या है, इसको भी समझ लो साथ में। 2 समुच्चय जैसे मेरे पास में है, इसको हम कैसे दर्शाएंगे, उल्टे यू से दर्शाएंगे। इसको यू से दर्शा रहे थे, इसको उल्टे यू से दर्शाएंगे। उदाहरण यही ले लेते हैं अपन, इसको ऐसे लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी या ए सर्वनिष्ठ बी। इसका मतलब होगा आपके पास में जो कॉमन भाग है, जैसे ए और बी में कॉमन भाग क्या है, 3 और 4 और 3 और 4, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ कॉमन भाग आएगा, कॉमन एलिमेंट आएंगे जो उभयनिष्ठ हैं, यानी दोनों में जो उभयनिष्ठ अवयव हैं, उभयनिष्ठ अवयव, कॉमन एलिमेंट आपको क्या लिखने हैं, सिर्फ ओनली कॉमन एलिमेंट्स, कॉमन एलिमेंट्स लिखने हैं, ये ध्यान रखना है। कॉमन एलिमेंट्स आपको यहाँ पर लेने हैं, ये ध्यान आपको रखना है। देखो इसमें अपन एक और थोड़ा सा डिटेल से समझ के चलते हैं, इनका वेन डायग्राम भी देखते हुए चलते हैं। चलो वेन डायग्राम भी हम यहाँ पर बना लेते हैं। तो देखो वेन डायग्राम कैसे बनेगा इसको भी समझ लेते हैं, साथ में ही साथ में चलते हैं। जैसे मान लो आपके पास में एक वेन डायग्राम मैंने बना लिया, ये है, इसमें एक समुच्चय ए है और एक समुच्चय बी है, इस तरह से, ये ए है ये बी है। तो ये सारे के सारे क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी हो जाएगा, कि सारे आ जाओ पर रिपीट मत हो, ठीक है। और इसका जो मध्य का भाग है इसको हम कहते हैं कॉमन भाग, और इसका मतलब होगा आपके पास में ये वाला ए इंटरसेक्शन बी, यानी सिर्फ कॉमन भाग। वेन डायग्राम बहुत हेल्प करेगा बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, हमें वेन डायग्राम की काफ़ी आवश्यकता होगी, तो ये ध्यान में हमें रखना है। वेन डायग्राम से हम इसको ऐसे दर्शा सकते हैं,
ठीक है, जो कॉमन भाग है वो हमेशा हम मध्य में या बीच में लिखेंगे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है। आगे वाले टॉपिक पे चलते हैं। तीसरा है अपने पास में, देखो इसका ऑपरेशन, जिसको हम यहाँ लिखते हैं a माइनस बी। a माइनस बी में क्या है, देखो एक बार समझ लो। पहले उदाहरण ले लेते हैं कि a एक समुच्चय है जिसके अवयव है मेरे पास में 1 2 3 और 4। वही उदाहरण ले लेता हूँ। b एक उदाहरण है मेरे पास समुच्चय का, जो इस तरह से है 3 4 5 6 और 7। तो जब आप a माइनस बी निकाल रहे हो, a माइनस बी का मतलब है कि आपको जो माइनस हो रहा है, जो अवयव, जो समुच्चय माइनस हो गया है, उसको पूरे को छोड़ दो, और जो कॉमन है उसको भी छोड़ दो। यानी क्या बचेगा, ओनली 1 और 2 बचेगा। यानी इसमें आप समझिए कि जो माइनस हो रहा है, जैसे b माइनस हुआ तो b को पूरे छोड़ दिया, और जो कॉमन है उनको भी छोड़ दो, यानी वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ऐसे मान लो आप। तो ये बचेगा a माइनस बी, और a माइनस बी वाला जो भाग है वो इस साइड वाला भाग कहलाता है, इसको हम कहते हैं a माइनस बी। ठीक है, ये देखो आप उदाहरण, ये यहाँ पर आप डायग्राम में, वेन डायग्राम में इसको समझ सकते हो। तो ये होता है a माइनस बी, यानी जो सिर्फ a का भाग है, इसको ओनली a भी कह सकते हैं, ओनली a, जो सिर्फ a में ही उपस्थित है, b से उसका कोई लेना देना नहीं है। यानी जो माइनस हो रहा है उसको पूरे को छोड़ दो, और जो कॉमन है वो वैसे कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये ऐसे आ जाएगा। अब बिल्कुल ऐसा ही अगला है, चौथा ऑपरेशन है, जिसको हम लिखते हैं b माइनस ए। इसको मैं लिख सकता हूं ओनली b, ओनली b, यानी अब की बार क्या हो रहा है, b माइनस ए है, तो अब की बार a माइनस हो रहा है, तो a को पूरे को छोड़ दो, और b में जो कॉमन है वो भी छोड़ दो। तो b के ऐसे अवयव जो सिर्फ b में है, कौन कौन से हैं, 5 है, और 5 है, 6 है और 7 है, ये आ जाएंगे आपके पास में। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास में, 5 6 और 7। तो ये इधर वाला जो भाग होगा आपका, ये वाला जो भाग होगा, इसको हम कहेंगे b माइनस ए, या फिर ओनली b। इसको क्या कह सकते हैं, ओनली b कह सकते हैं। ठीक है, यानी सिर्फ b का भाग है जिसमें a का कोई लेना देना नहीं है। यानी देखो ध्यान से समझो कि जैसे a माइनस बी में b माइनस हो रहा है, तो b का पूरा छोड़ दिया भाग, और जो कॉमन थे वो वैसे कैंसिल आउट हो गए, उनको भी छोड़ दिया। तो a के अवयव जो सिर्फ शुद्ध रूप से a के अवयव जो बचे हैं वो 1 और 2 है, वो आ गया आपके पास। ऐसे ही b माइनस ए में a माइनस हो रहा है, तो a का पूरा छोड़ दिया सेट, और जो माइनस जो कॉमन है वो कैंसिल आउट हो गए। तो कौन से शेष रह गए, 5 6 7 5 6 7 शेष रह गए। तो इस तरह से ये ऑपरेशन आपको समझ में आ गया होगा। आई थिंक बहुत आसान है, आराम से समझ में आ जाएगा। अब देखो, अब इन दोनों का अगर मैं इन दोनों को साथ में सम्मिलित करके लिख लूं, यानी इस तरह से मान लो एक समुच्चय मैंने लिया, इस तरह से एक समुच्चय मैंने लिया है, ऐसे समझो आप कि ये आपका एक यूनिवर्सल सेट है। वेन डायग्राम बना रहा हूं मैं, और इसमें आपके पास में दो इस तरह से समुच्चय है, एक a है और एक p है। तो इस साइड वाला जो भाग होगा इसको हम कहते हैं a माइनस बी, इस साइड का जो भाग है इसको हम कहेंगे b माइनस ए, मध्य का जो भाग होता है इसको हम कहते हैं a इंटरसेक्शन b, यानी कॉमन भाग, कॉमन, सिर्फ कॉमन वाला। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा, ये जो मध्य का भाग है ये सिर्फ कॉमन भाग कहलाता है। ठीक है, अब देखो ये है a माइनस बी और ये है b माइनस ए, इन दोनों को अगर मैं सम्मिलित रूप से करूं तो इसको हम कहते हैं a और b का सम्मित अंतर। ये कहलाता है a और b का सम्मित अंतर, कि इन दोनों का आपने यूनियन कर दिया, यानी a, और इसको हम एक त्रिभुज से दर्शाते हैं इस तरह से, इसको हम कहते हैं सम्मित अंतर, सिमेट्रिक डिफरेंस। इसको क्या कहेंगे, सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस कहेंगे, सिमेट्रिक डिफरेंस। और इसमें क्या आ जाएगा कि a माइनस बी, यानी शुद्ध रूप से a का भाग यूनियन कर देते हैं b माइनस ए से, यानी शुद्ध रूप से b का जो भाग है, इसको हम कहते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। तो इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और कि आपने जैसे यूनियन कर लिया, इस यूनियन में से आप जो कॉमन भाग है उसको माइनस कर दो, यानी a इंटरसेक्शन b को आपने माइनस कर दिया, तो भी आपके पास में क्या आ जाएगा, a डिफरेंस b आ जाएगा। तो ये ऐसे भी याद रख सकते हो, दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही बात है, दोनों गलत नहीं है, दोनों सही है। तो आई थिंक समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, बहुत आसान चीजें हैं। चलिए नेक्स्ट
चलते हैं, आगे पढ़ते हैं। अगला टॉपिक है अपने पास में जिसको हम कहते हैं असंयुक्त समुच्चय। असंयुक्त समुच्चय डिसजॉइंट सेट क्या कहलाता है, इसको समझ के चलते हैं। असंयुक्त समुच्चय देखो, वेन डायग्राम से बताता हूं पहले मैं, फिर डेफिनेशन पे आएंगे। पहले वेन डायग्राम से समझते हैं। जैसे एक समुच्चय ए है और एक समुच्चय बी है, यानी दो ऐसे समुच्चय हैं जिनका आपस में कोई लेना देना नहीं है, दोनों दूर दूर हैं, तो ऐसे समुच्चय क्या कहलाते हैं, डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं, असंयुक्त समुच्चय कहलाते हैं। और असंयुक्त समुच्चय में कॉमन कुछ नहीं होता, इसलिए क्या होते हैं, हम इसको क्या लिखते हैं, फाई से डिनोट करते हैं। यानी ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, दोनों में फाई होगा, दोनों रिक्त होंगे, ठीक है। यानी दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, कॉमन पार्ट, तो दोनों में कुछ कॉमन है ही नहीं, इसलिए इनको क्या लिखेंगे, असंयुक्त समुच्चय कहलाते हैं। जैसे मान लो उदाहरण लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक सेट, एक यूनिवर्सल सेट इस तरह से है जिसके अवयव हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। एक समुच्चय ए है, उसके अवयव है मेरे पास में 2 4 6 8 10। और एक बी सेट है जिसके एलिमेंट है मेरे पास में 1 3 5 7 और 9। अब इन दोनों में आप देखो कि इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, मुझे कमेंट में बताओ, कॉमन है क्या, कुछ भी कॉमन नहीं है। दोनों में, इन दोनों में फाई है, यानी दोनों क्या आ जाएंगे, रिक्त समुच्चय होंगे। क्या कहलाएंगे, रिक्त समुच्चय, कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। एम्प्टी सेट है तो इसको हम फाई से व्यक्त करेंगे। तो जब भी आपके पास में ए इंटरसेक्शन बी लिखा हुआ मिलेगा, उसको हम क्या लिखेंगे, फाई से व्यक्त करेंगे, ठीक है। अगला टॉपिक है अपना जो महत्वपूर्ण है और भी ज़्यादा, वो है पूरक समुच्चय, कॉम्प्लीमेंट्री सेट। वो क्या होता है उसको भी पढ़ते चलते हैं। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री सेट क्या होता है कि जैसे इसको भी हम वेन डायग्राम से ही समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक मेरे पास में, एक इस तरह से मेरे पास में एक यूनिवर्सल सेट है और इसके अंदर एक सेट है मेरे पास में ए। इस ए सेट को अगर आप छोड़ दो, मान लो इस ए सेट को छोड़ दें, तो बाकी का जो बाहर का जो भाग बचेगा, शेष भाग, यानी जो बाहर का जो शेष भाग बचा है, ये क्या कहलाएगा, इसको हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेट। यानी इसको छोड़ करके जो बाहर का शेष भाग बचेगा उसको हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री, उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री सेट कहलाएगा। जैसे एक इसको हम ए डैश से भी व्यक्त कर सकते हैं, या ए टू द पावर सी से भी व्यक्त कर सकते हैं, या ए बार से भी व्यक्त कर सकते हैं, तीनों से ही व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। और इसके तीनों का एक ही सूत्र होगा, u माइनस ए। यानी यूनिवर्सल सेट से a माइनस अगर आपने कर दिया तो वो क्या आ जाएगा आपके पास में बाहर का जो शेष भाग बचेगा उसको हम कहेंगे ए कॉम्प्लीमेंट या कॉम्प्लीमेंट्री सेट। जैसे ऊपर वाला जो उदाहरण मैंने लिया है उसी से हम ए डैश फाइंड आउट करते हैं। देखो क्या आएगा कि इस ए को मैं यू में से माइनस कर दूंगा तो क्या शेष बचेगा, देखो 1 3 5 7 और 9 शेष बच जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया, ए डैश आ गया, इसको ए डैश से भी व्यक्त कर सकते हो, या ए की पावर सी से व्यक्त कर सकते हैं, या ए बार से भी व्यक्त कर सकते हैं। तीनों का मतलब एक ही है, वो है यू माइनस सी, कि ए को आपने यूनिवर्सल सेट से माइनस कर दिया। इसको हम कहते हैं पूरक समुच्चय या कॉम्प्लीमेंट्री सेट। आई थिंक समझ में आ गया होगा, बहुत आसान सी चीज़ें हैं, आराम से समझ में आ जाएगा। अगला टॉपिक देखते हैं। अब अगला आता है अपने पास में गुणधर्म। ये महत्वपूर्ण है, इसको भी समझ के चलते हैं कि जो समुच्चयों के बीजगणितीय गुणधर्म क्या है उसको हम समझ के चलते हैं। तो सबसे पहले गुणधर्म हम इसी के देख लेते हैं, जैसे अभी हमने जो कॉम्प्लीमेंट्री सेट पढ़ा है उसी के देख लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री सेट के जो गुणधर्म है उसी को देखते हैं हम, कि भाई ए डैश क्या होता है, जो अभी हमें पढ़ा है यू माइनस ए होता है, ये तो याद रखना ही रखना है। इसके अलावा देखो एक गुणधर्म अब इसके पढ़ते चलते हैं हम साथ में, कि ए डैश जैसे कॉम्प्लीमेंट्री सेट है, इसका वापस से कॉम्प्लीमेंट्री कर दिया आपने तो ए ही आ जाएगा। यानी कॉम्प्लीमेंट्री का कॉम्प्लीमेंट्री सेट क्या होगा, ए होगा, इसको याद रख के चलना है। फिर इसके अलावा जैसे आपने u है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री कर दिया तो u माइनस यू आएगा, और u माइनस यू क्या होगा, फाई कहलाएगा, ये याद रखना है। इसके अलावा अगर आपने फाई का कॉम्प्लीमेंट्री कर दिया तो u में से फाई को माइनस करोगे तो u ही रहेगा।
आसान सा है, इसको समझ के चलना है। इसके अलावा जो अब महत्वपूर्ण है वो है अपना डी मॉर्गन लॉ, इसको थोड़ा समझ के चलना है। आपका अगला टॉपिक जो है ये है डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन लॉ इसको थोड़ा समझना है भाई, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। डी मॉर्गन लॉ क्या है इसको समझो। इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो ये है कि अगर ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो ये ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। दूसरा है आपके पास भी कि अगर ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो ये ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। ये दो सूत्र है इस डी मॉर्गन लॉ के, इनको कंठस्थ कर लेना है, याद कर लेना है भैया, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। इन पर क्वेश्चन जो है वो आपको बार बार पूछे जाएंगे और इन पर हम क्वेश्चन करने वाले भी है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या कहलाएगा आपके पास में, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, ये याद रखना है। दूसरा इसको याद रखना है, और दूसरा ये है कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, इसको भी अच्छे से याद रख लेना है, दोनों ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसके अलावा देखो अब कुछ और भी है आपके पास में सूत्र फॉर्मूले, उनको भी साथ में हम कवर करते हुए चलते हैं, जो आसान से हैं वैसे तो, पर करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, उनसे रिलेटेड टॉपिक। जैसे देखो अगर ए है आपके पास में, अगर यूनियन कर दिया जाए ए के साथ में तो ए ही आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह से अगर ए का इंटरसेक्शन कर दिया जाए ए, तो ए में कॉमन क्या आएगा, ए ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर ए का इंटरसेक्शन किया जाए फाई के साथ तो क्या आएगा, फाई आएगा, ये भी याद रखना है। अगर यू के साथ में ए का इंटरसेक्शन कर दिया जाए तो ए ही आएगा। अगर यू का यूनियन कर दिया जाए ए के साथ में तो यू ही आएगा, यूनिवर्सल सेट ही आएगा, क्योंकि सबसे बड़ा सेट यूनिवर्सल सेट है, तो वही आने वाला है। फिर इसके अलावा जो कुछ टॉपिक और भी हैं उनको भी आपको कवर करके चलना है, कि जैसे ए यूनियन बी कर दिया जाए तो ये बी यूनियन ए के बराबर ही होगा, दोनों बराबर ही होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कर्म विनिमय गुणधर्म यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर लागू होगी, कम्यूटेटिव में लिख देता हूँ, कम्यूटेटिव लॉ जो है वो यहाँ पर लागू होने वाला है। फिर इसके अलावा अगर आपने ए इंटरसेक्शन बी कर दिया और या फिर बी इंटरसेक्शन ए किया है, बात एक ही है, क्योंकि दोनों में कॉमन एलिमेंट दोनों में बराबर ही होते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में जो कॉमन एलिमेंट हैं वो बराबर ही होते हैं। ए और बी में कॉमन लो, चाहे बी और ए में कॉमन लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये छोटे छोटे से गुणधर्म हैं जिनको हमें याद रखना है, बहुत आसानी से याद रह जाएगी। इसके अलावा देखो हम कुछ अब एक दो सूत्र है वो भी हम देखते हुए चलेंगे साथ में, एक दो सूत्र है जो हम साथ में कवर करते हुए चलने वाले हैं। देखिए कुछ सूत्र हैं जो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। जैसे हमने अभी पढ़ा एक सूत्र कि ए यूनियन ऑफ बी, ए यूनियन ऑफ बी का मतलब क्या था कि सारे आ जाओ पर रिपीट मत हो। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी का जो सूत्र होगा वो हम ऐसे व्यक्त करेंगे इसको मैथमेटिकल रूप में, नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी और माइनस उसमें से क्या करेंगे ए इंटरसेक्शन बी। तो हम बार बार एक वर्ड काम में ले रहे हैं कि रिपीट मत हो, तो रिपीट होने वाली टर्म को हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, ठीक है। ये हमें याद रखना है, इससे हमें काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। अगर ये पूछा जाए तो भी, अब देखो इसमें एक शर्त है, शर्त ये है कि अगर इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, अगर दोनों डिसजॉइंट सेट हो जाए यानी असंयुक्त समुच्चय हो जाए, अगर दोनों असंयुक्त समुच्चय हो तो इस शर्त में क्या हो जाएगा कि ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, आपके पास में फाई आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी फाई आएगा, तो इसमें दोनों में कुछ नहीं आएगा। तो उस शर्त में, उस कंडीशन में ए यूनियन बी जो है वो बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ ए एलिमेंट के और नंबर ऑफ बी एलिमेंट के, ये याद रख लेना है, बस इतनी सी बात है, ठीक है। दूसरा सूत्र जो आपके पास में था कि अगर ए माइनस बी था तो उसको आप कैसे ज्ञात कर सकते हो, ए में से आप कॉमन भाग जो है वो माइनस कर दो, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, ए शुद्ध रूप से ए आ जाएगा, ठीक है। ये जो डायग्राम हमने देखा था अभी मैं फिर से बना देता हूं कि जैसे आपके पास में एक सेट ए है,
एक सेट बी है, तो ये ए और ये बी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो अभी हमने देखा है, ये इस साइड वाला भाग क्या होता है, ए माइनस बी होता है, ये बी माइनस ए होता है, और मध्य का जो भाग होता है जिसको हम कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो ये याद रखना है। तीसरा सूत्र इसमें याद रखना है आपको कि अगर b माइनस ए हो तो अब की बार क्या करो, b में से माइनस कर दो कॉमन भाग को। b में से कॉमन भाग दोनों में बराबर ही रहेगा, चाहे b इंटरसेक्शन a ले लें चाहे a इंटरसेक्शन b ले लें, अभी हमने पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ देखो, अगर b में से आपने ये कॉमन भाग जब माइनस कर दिया तो आपके पास में क्या बच जाएगा, शुद्ध रूप से b बच जाएगा, ये याद रखना है। एक ये याद रखना है कि जैसे 3 का अगर आ जाए, 3 समुच्चय आ जाए मेरे पास में, जैसे A यूनियन B यूनियन C आ जाए, 3 समुच्चय आ जाए, तो इस कंडीशन में आपके पास में जो सूत्र आएगा वो आएगा A B के अवयवों की संख्या प्लस C के अवयवों की संख्या माइनस A और B का कॉमन इंटरसेक्शन, B और C का कॉमन माइनस A और C का कॉमन, और फिर प्लस तीनों का कॉमन, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ये और याद रख लेना है अभी, ठीक है। तीनों का है, अगर तीनों का आ जाए, 3 आ जाए अगर समुच्चय, 3 समुच्चय अगर दिए हुए हैं क्वेश्चन में, तो ये सूत्र हमें याद रखना है। तो तीनों ही देखो यहाँ पर महत्वपूर्ण सूत्र हैं, चारों ही ये याद रखने हैं, चारों ही बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। पहले वाला, दूसरे वाला और तीसरे वाला और चौथे वाला, चारों ही महत्वपूर्ण सूत्र हैं, इसको भी याद रखना है। प्लस जो डी मॉर्गन लॉ हमने पढ़ा है वो भी अच्छे से याद रखना है, वो भी महत्वपूर्ण है। अब चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस से जो डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे, फिर उनसे रिलेटेड जो पिछले सालों में क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको भी हम कवर करेंगे। तो यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रखा है कि समुच्चय A और B में क्रमशः 3 और 6 अवयव हैं, तो यूनियन में अवयवों की न्यूनतम संख्या, यानी A में अवयवों की संख्या कितनी है, 3 है, और B में अवयवों की संख्या 6 है। तो इसका मतलब A यूनियन B हम निकालें तो उसमें अवयव कितने आते हैं, अभी सूत्र पढ़ा है हमने, A प्लस B हमने पढ़ लिया, फिर उसके बाद में माइनस A इंटरसेक्शन B हमने पढ़ लिया। तो भैया अगर इसमें 3 ले लेते हैं प्लस 6 ले लेते हैं, और कॉमन कितने होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन कितने हो सकते हैं, B के बराबर हो सकते हैं, 3। इसका मतलब यहाँ पर 6 आंसर आ जाएगा। तो आपके पास में न्यूनतम अवयवों की संख्या 6 हो जाएंगी। और अगर कुछ भी कॉमन नहीं हो, मान लो इफ अगर A इंटरसेक्शन B अगर 5 होता, मान लेता हूं मैं एक बार, ये पता नहीं है हमें, है ना, क्वेश्चन के अनुसार अगर होता, तब इसमें अधिकतम अवयवों की संख्या तो मिनिमम तो कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, और मैक्सिमम कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। अगर मैक्सिमम भी पूछी हो तो 9 आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपका पहले वाला क्वेश्चन था, आसान था। अगला देखिए क्या दे रखा है, यदि A व B असंयुक्त समुच्चय है तो A यूनियन B, अभी देखो हमने किया है कि अगर ये असंयुक्त होंगे, यानी A यूनियन B में असंयुक्त होंगे तो ये 5 आ जाएगा, इसका मतलब सिर्फ A और B ही आएगा, और वो ऑप्शन कौन सा है, C ऑप्शन है। तो ये आंसर आ जाएगा C। आसान है एकदम, आराम से समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं होगी। अगले वाला क्वेश्चन देखते हैं। एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें अवयवों की संख्या कितनी है, 700 है, यानी एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें अवयवों की संख्या 700 है। एक सेट A है जिसमें अवयवों की संख्या है 200, एक सेट B है जिसमें अवयवों की संख्या है 300, ठीक है। और ये कह रखा है कि इसमें इंटरसेक्शन यानी जो कॉमन भाग है, उस कॉमन भाग में अवयवों की संख्या कितनी है, 100 है। तो आपको क्या निकालना है, A इंटरसेक्शन, और ये कॉम्प्लीमेंट भी दे रखा है साथ में, कॉम्प्लीमेंट का सूत्र निकालना है, ध्यान रखना है यहाँ पर, कॉम्प्लीमेंट वाला हमें ज्ञात करना है। अभी चलिए देखिए करते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, आराम से समझ में आ जाएगा। देखिए तो पहले तो देखो मैं A यूनियन B निकालता हूँ, तो A यूनियन B का सूत्र जो है अभी ऊपर ही लिखा हुआ है, देखो ये लिखा हुआ मेरे पास में, इसको हम अप्लाई करते हैं। तो A यूनियन B का मतलब कितना आ जाएगा कि 200 प्लस 300 और माइनस 100, तो ये कितने आ जाएंगे, 500 में से 100 गए, 400 बच गए। 400 में से अब देखो A यूनियन B कितना आ गया, 400 आ गया, ठीक है। और हमें ज्ञात क्या करना है, A डैश इंटरसेक्शन B डैश ज्ञात करना है। तो अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, डी मॉर्गन थ्योरम से क्या लिख सकते हैं, A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं। यही था अपने पास में, डी मॉर्गन लॉ पढ़ी है अभी हमने, डी मॉर्गन सूत्र, अभी आपने पीछे जाके देखो, अभी यही लिखवाया था मैंने, देखो मैं बताता हूं आपको, अभी देखो ये लिखा हुआ है डी मॉर्गन सूत्र,
डी मॉर्गन कॉम्प्लीमेंट, और ये देखो डी मॉर्गन सूत्र लिखा हुआ है कि अगर ए इंटरसेक्शन और बी इंटरसेक्शन है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं ना। तो इसी के अनुसार मैंने इसको लिख लिया है यहाँ पर ये वाली टर्म। अब इसको मैं क्या लिख लेता हूँ यहाँ पर, अब कॉम्प्लीमेंट का मतलब हमें पता ही है कि भाई कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, यू में से माइनस कर दो इसको, ए यूनियन बी को माइनस कर दो, तो यू कितना है 700 और यूनियन हम फाइंड आउट कर चुके हैं कितना 400, तो 400 इसमें से माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा 300। 300 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है, तो सी अपना 300 आंसर आ गया। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो ये आसान सा है, देखो आराम से समझ में आने वाली चीज़ है। देखो आगे वाला टॉपिक देखते हैं, आसान सा है, समझ में आ जाएगा। अगले वाला टॉपिक है मेरे पास में कि ए एक समुच्चय है जिसमें अवयव हैं ए ई आई ओ यू और बी में अवयव हैं आई और ओ यू, तब सत्य है। ए पहले वाला है ए सबसेट है बी का, ये तो सत्य नहीं है, साफ साफ ही दिख रहा है। ए के सारे अवयव बी में उपस्थित नहीं है, तो ये तो नहीं हो सकता। सी का दे रखा है ए और बी बराबर है, तो बराबर भी नहीं है, क्योंकि ए के अवयव जो है वो 5 अवयव हैं, इसके 2 अवयव हैं और अवयव भी अलग अलग हैं। तुल्य है, तुल्य भी नहीं है, क्योंकि इसके 2 हैं, इसके 5 है, तो ये भी नहीं हो सकता। बी सबसेट है ए का, ये सत्य है, क्योंकि बी के सारे अवयव जो है वो ए में उपस्थित है, तो बी सबसेट है ए का, ये आंसर आएगा। आसान है। अगले वाला देखिए, n अवयवों वाले परिमित समुच्चयों की उप समुच्चयों की संख्या है, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फाइनाइट सेट n। अभी हमने पढ़ा है जिसको हम NPA से भी डिनोट करते हैं, थोड़ा सा इसने मॉडिफाई कर दिया। HTET 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है, और इसका सूत्र क्या होता है, 2 की पावर n होता है, जो हम पढ़ चुके हैं। तो 2 की पावर n कौन से में है, ये लो भाई आंसर है आपके पास में, यहाँ पर यह आ जाएगा। अगर ये ऐसे कहे अरिक्त समुच्चयों की संख्या, ये ध्यान रखना, अगर इसी को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दे और ये कहे अगर आपको नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स कहे, तब आपके पास में आ जाएगा 2 की पावर n -1 कर देना उसमें, क्योंकि हम फाई को भी काउंट करते हैं, ठीक है, जो सूत्र में उस फाई को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ये ध्यान रखना भाई, ठीक है। तो ये आपके पास में आ जाएगा। और अगर प्रॉपर सबसेट कहे कि नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, ठीक है, तब आपके पास में आ जाएगा 2 की पावर n -2 कर देना, क्योंकि हम 2 जो है वो खुद से लेते हैं, एक तो फाई और एक स्वयं, एक तो फाई को लेते हैं और एक स्वयं जो समुच्चय है वो 2 उप समुच्चय हम लेते हैं एक्स्ट्रा में, तो इनको छोड़ देंगे 2 को, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना भाई, ठीक है, कि आपके पास में अगर ओनली ये पूछा जाए तब आपके पास में क्या आ जाएगा, 2 की पावर n -2 आएगा, ये ध्यान रखना। ये 2 की पावर n आया कहाँ से, देखो एक सूत्र पढ़ा था हमने कॉम्बिनेशन में, NC0 NC1 प्लस NC2, ठीक है, इस तरह से जो NCN होता है ना, उसी का मान क्या होता है, 2 की पावर n होता है, तो ये उसी से आया हुआ सूत्र है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल एक एक चीज़ को समझ के चलना है। चलिए आगे, यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो देखिए आज के लिए इतना ही, ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। आगे की क्लास है वो हम उसको और अच्छे से कंप्लीट करेंगे, और इसके पिछले सालों के जो क्वेश्चंस है वो मैं करवा चुका हूँ। पिछले सालों के जो पिछले सालों में आए हुए हैं, 10 सालों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उनका मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। तो भैया आपने अगर नहीं देखा है तो वो जाके देखिए, उसमें आपकी प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस की। आपके पास अगर कोई क्वेश्चंस और हैं तो आप मुझे कमेंट में बताइए, उनको नेक्स्ट वीडियो में हम शामिल करेंगे। तो अपना जो सेट्स का टॉपिक है वो पूरा कवर हो गया है, कवर कर दिया गया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह गया है तो आप मुझे कमेंट में बताइए, तो मैं एक और वीडियो बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप सभी को वीडियो कैसा लगा आप मुझे बताइए, अपने फ्रेंड्स को आप शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा भी मोटिवेशन जो है वो थोड़ा सा बढ़े, मोटिवेशन हाई हो, और हम और ज़्यादा मेहनत आपके लिए करें, अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लेके आएँ और ज़्यादा मेहनत आपके लिए करें। चलिए आपके लिए
आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम रिलेशन जो अपना टॉपिक है वो शुरू करेंगे और रिलेशन पढ़ेंगे, रिलेशन के बाद में फंक्शन पढ़ेंगे। साथ में आपका जो सेकंड बुक है SR सैनी की, उसमें से आपका इंटीग्रेशन टॉपिक स्टार्ट हो चुका है, इंटीग्रेशन टॉपिक चल रहा है, उसको भी आप देखिए जा करके, उसको भी आप साथ में कवर करते चलिए। और BSc का जो टॉपिक है उसमें आपका अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा यानी अमूर्त बीजगणित का जो बुक है वो मैंने स्टार्ट की है, उसमें ग्रुप थ्योरी करवा दी गई है। ग्रुप थ्योरी बाइनरी ऑपरेशन जो है वो करवा दिया गया है, तो उसको भी आप थोड़ा सा पढ़िए जा करके। कोई डाउट है तो आप मुझे बताइए, उसको और आगे हम कंटिन्यू करेंगे। चलिए आज के लिए इतना, धन्यवाद।